बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मादरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफाजत में रखे। आज की वीडियो मेरी पाकिस्तान के एम्बिशियस और मुहिब्बे वतन नौजवानों के लिए। जो एम्बिशियस होता है वो मुहिब्बे वतन ज़रूर होता है। इन नौजवानों के लिए क्यों है? क्योंकि मैं दो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा पाकिस्तान के नौजवानों से स्पेशली, यानी दो ऐसी ऑप्शंस हैं जिन पर गौर किया जा सकता है। ये एम्बिशियस इसलिए है कि ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि अचानक चंद दिनों के अंदर अंदर एक करिश्मा होने जा रहा है। उस करिश्मे से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक फ़िज़ा चलेगी, एक हवा चलेगी, एक मसीहा आएगा जो पता नहीं कहाँ से उतरेगा और वो उसके पास कोई छड़ी होगी, कोई मूसा अलैहिस्सलाम का जिस तरह वो लाठी थी उस तरह का कोई मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी होगी, वो घुमाएगा और सारे के सारे अय्यदाओं को वो निकल जाएगा और पाकिस्तान के अंदर रेल पेल हो जाएगी। नौकरियों की रेल पेल, पैसे की रेल पेल, रोज़गार की रेल पेल, अपॉर्चुनिटीज़ घरों में के अंदर दहलीज पर आकर आपको हुकूक मिलना शुरू हो जाएंगे, तालीम आम हो जाएगी, महंगाई की कमर टूट चुकी होगी और ये सारी चीज़ें वो एक उम्मीद लगा कर बैठे और ताकतवर हम इतने हो जाएंगे कि यहाँ से हम बोलेंगे उधर अमेरिका डर जाएगा, उधर रूस डर जाएगा, उधर बरतानिया डर जाएगा, उधर दुनिया की सुपर पावरें हमारे सामने आके लेट जाएंगी, हम हुक्म करेंगे और फिर उनके लिए उन्होंने लिस्ट भी लंबी बनाई हुई है, फलां की पेशीन गोइयाँ, फलां की पेशीन गोइयाँ, ये हो गया वो हो गया, एक इस्लाम का किला, इसको जवाल नहीं। ये सारी स्टोरीज उनके पास होती हैं। ये एम्बिशियस नौजवान है जो बड़े मुहिब्बे वतन है, जो पाकिस्तान के साथ बड़ी उम्मीदें लगा कर बैठे हैं। ये इनके अंदर एक इनकलाबी रूह भी मौजूद है। ये किसी भी सूरत में चाहते हैं कि हमारी रियासत, हमारा वतन, हमारा मुल्क जो वो तरक्की की मनाजिल तय करे और जल्द से जल्द हम कामयाब हो जाएं। तो ऐसे नौजवानों के लिए, वैसे तो पाकिस्तान के पूरे नौजवान जो 60% हमारी यूथ है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल और बड़ी यूथ हमारे पास है और यही तरक्की की ज़मानत भी समझा जाता है। तो एक ऑप्शन तो ये बात जाती है कि पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल है, इस वक्त जो मौजूदा सिनेरियो बन चुका है, इसमें नौजवान खामोशी के साथ अपना बैग उठाएं, कपड़े उठाएं, पैकिंग करें, घर के अंदर चेक करें कि अम्मी के जेवरात पड़े हैं, उनसे मशवरा करें, अब्बू की कोई प्रॉपर्टी है वो देख लें, बहन की शादी होने वाली है तो उसके जेवरात यकीनन होंगे। कोई भी कितनी भी लड़खड़ाए हुए मजबूर हैं, जिस तरह भी जो भी हो सकता है, अपनी प्रॉपर्टी सेल करें। कोई शॉप पड़ी है, कोई प्लॉट पड़ा है, कोई जानवर घर में रखे हुए हैं, जो कुछ कहीं से उधार मिल सकता है, पकड़ें पैसे, अपना वीज़ा लें। जितनी कैपेसिटी बनती है, अगर यूरोप की बनती है सूरत हाल तो यूरोप में निकल जाएं, अगर मिडल ईस्ट में कहीं बनती है अरब ममालिक की, अरब ममालिक में निकल जाएं। जो मुल्क जहाँ पर रहकर आपको जो थोड़ा बहुत जितनी कैपेसिटी के हिसाब से जहाँ जा सकते हैं खामोशी से निकल जाएं। दो फायदे होंगे। एक तो आपकी पीछे जो आपके घर के अंदर जो आपकी फैमिली है, जो मुझे इस बात का बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है, मैं खुद एक मिडिल क्लास बल्कि लोअर मिडिल क्लास से हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जब ये जॉब होल्डर्स, खासकर बिजनेसमैन तो वैसे ही तबाह हो गया, जॉब होल्डर्स की सूरत हाल ये होती है कि जैसे ही 20 तारीख गुजरती है तो लाले पड़ जाते हैं। तो जो आप इस वक्त तड़पते तड़पते, सिसकते मरते जलते हुए जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप इससे निकल जाएंगे और आप अपनी फैमिली को कम अज़ कम अच्छा सपोर्ट करना शुरू कर देंगे और इतना पैसा आप भेजना शुरू कर देंगे कि जो कम अज़ कम ये है कि एक महीना उनका गुज़र औकात जो है वो चलती रहेगी। अगर आप मिडल ईस्ट में भी जाते हैं, यूरोप में जाएंगे तो फिर वारे नारे हो जाएंगे अगर अच्छा काम मिल गया वहाँ पे। तो एक तो ये सूरत हाल हो सकती है कि आप ये काम करें, खामोशी से आप बाहर निकल जाएं और पाकिस्तान के अंदर आप रियाल और डॉलर भेजना शुरू कर दें। मुशत भी इससे स्ट्रॉन्ग होगी और ये बहुत ज़्यादा ममालिक के अंदर इसको मुशत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है कि बाहर से डॉलर आएँ, रेमिटीज़ वगैरह आएँ। तो उससे मतलब ये सारी चीज़ें एक ऑप्शन ये है जिस पर मैं बात कर रहा था। बाकी आप डिटेल समझ गए होंगे। अब ये मैंने क्यों दो ऑप्शन रखे हैं, मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखने लगा हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ। देखिए, इंतज़ामिया, आपके मुल्क के इदारे, आपके मुल्क का कंट्रोल जिन लोगों के पास है, जो इस रियासत को चला रहे हैं, आपकी अदलिया, आपकी फोर्सेस, आपकी असम्बली, आपका पार्लियामेंट, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, इस वक्त के मसाइल देखते हैं और उनकी प्रायोरिटीज़ देखते हैं ताकि आपके सामने एक पूरी तस्वीर आ जाए। मैं चंद बड़े बड़े मसाइल आपको गिनवा देता हूँ। बड़ा मसला यह है कि कुछ रोज़ पहले कच्चा के इलाके में 20 पुलिस अफसरान पर हमला किया गया, उन्हें मौत के घाट उतार दिए गए, शहीद हुए। बहुत बड़ी मौत है वैसे तो, शहादत की मौत, लेकिन जिन ख़ानदानों को, 20 ख़ानदानों को उजाड़ दिया गया, उजाड़ने वाले वो दनदनाते फिर रहे हैं, वो जश्न मना रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, वो अपने वीडियो बयान जारी कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमें आप सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी इंटरव्यूज़, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ रही हैं। इधर मीडिया पर आकर हल्ला गुल्ला चल रहा है, ऑपरेशन शुरू हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। वो वैसे के वैसे जोशीले डाकू डकैत बदमाश उसी तरह अपना असला लहरा रहे हैं और बेहतरीन ऑटोमेटिक गन्स उनके पास हैं और उनको कोई छेड़ने वाला, कोई हाथ लगाने वाला, कोई पूछने वाला, कोई उन पर हाथ डालने वाला नहीं है।
चीख चीख के पूरा मीडिया थक गया है, आवाम चीख चीख के थक गई है। मैं तो जब से भी ये इशू हुआ देख रहा हूँ, पूरी कौम रो रही है, लेकिन किसी के कान तक जूं तक नहीं रेंग रही कि वो जाएं और वहाँ पर एक छोटा सा इतना सा एक वो पूरी की पूरी जिसको उन्होंने स्टेट बना के रखो, वहाँ पे ऑपरेशन कैसे नहीं हो सकता, कैसे पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि प्रायोरिटीज़ में नहीं है इसलिए ये काम नहीं होगा, ना वो करेंगे। आप लोग फिर भी मरते रहेंगे, जलील होते रहेंगे, लुटते रहेंगे, इनको बत्ता देते रहेंगे, इन्हीं चोरों डकैतों के हाथों आप जलील होते रहेंगे। लेकिन बिल्कुल भी आपके लिए कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपके लिए आप प्रायोरिटी नहीं हो, प्रायोरिटी कुछ और है, और शायद वो लोग भी उनके अपने ही पाले हुए हैं। दूसरा एक वाक़या है, आपको पता है कि कल भी गालिबन 23 नौजवानों को बलूचिस्तान के अंदर बस से उतार कर शहीद कर दिया गया। ये इलाकाई, जैसे आप लासानी भी आप कह सकते हैं, और इलाकाई एक दहशतगर्दी शुरू हो गई है पाकिस्तान के अंदर, जो पंजाबियों को उतार उतार के मारा जा रहा है बलूचिस्तान के अंदर। इसके पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेंसी होती है, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, उस पर मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा किसी वक्त कि कौन कौन सी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के लोग इसके पीछे शामिल होते हैं और क्या उनके मकासद होते हैं। लेकिन मसला ये है कि उस पर क्या किया जा रहा है। दहशतगर्दी जोर पकड़ती जा रही है, दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, हर रोज़ ये वाक़या हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर। अब पंजाब के नौजवान, पंजाब के लोग गैर महफूज हैं। मेरे अपने दोस्त अहबाब हैं जो कुछ ये सरगोदा के अंदर, आपको पता है स्विचेस का बड़ा काम है, वो आते जाते रहते हैं, तो वो हालात से आगाह करते रहते हैं कि मामला बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो ये सूरत हाल हो चुकी है कि इलाकाई लोग जो है वो आप मुल्क के अंदर अवाम एक दूसरे के साथ उनके गले काट रही है, लेकिन चूंकि आप प्रायोरिटी नहीं है, इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा, कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इधर नेदरलैंड एरियाज़ की तरफ चले जाएं, हमारे सियाती मकाम है, उसका बेड़ा गर्क किया जा रहा है। अब दोबारा से वहाँ पे दहशतगर्दी ने जोर पकड़ लिया, वो सर उठा रहे हैं दहशतगर्द, लेकिन कोई प्रायोरिटी नहीं है। कोई पार्टी कहती है नहीं ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, कुछ कहते हैं ऑपरेशन होना चाहिए। कोई एक दूसरे के सामने रुकावट, भाई क्या होना चाहिए, अमन होना चाहिए, बस उसके लिए कुछ भी करना है करो, ये छोड़ दें अपनी पॉलिटिक्स। लेकिन ये नहीं किया जाएगा, ये रुकावट बनते रहेंगे। क्यों बनते रहेंगे? क्योंकि आप लोग प्रायोरिटी नहीं हो। आप बिजली के बिल देख लें, बिजली के बिल, एक डैम कालाबाग डैम की मार है सारी के सारे ये मामला। लेकिन चूंकि IPPs में शेयर्स हैं, IPPs में इनका हिस्सा मिलता है। IPPs अगर ख़त्म हो जाए तो इनकी जो रोजी रोटी दस्तरखान इनके सारे के सारे गोल हो जाएंगे। अब ये एक लंबा इशू है कालाबाग डैम का, लेकिन वो नहीं बनाया जाएगा क्योंकि आप प्रायोरिटी नहीं हो। वो बन जाए तो आपको सहूलत होगी, आपको फायदा होगा। आप उस गन चक्कर में आप आते ही नहीं हो, तो फिर ये क्यों किया जाए। मीडिया का आप देख लें कि हमारा नौजवान जो था किसी न किसी जरिए से ये चलो रास्ता मिल गया था, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो करने लगा था और एक अच्छे रेवेन्यू जो था वो जनरेट हो रहा था सोशल मीडिया के थ्रू, जिसमें यूट्यूब है, जिसमें और भी बड़ी चीज़ें, मतलब उनके फेसबुक से आ रहा था और टिकटॉक से आ रहा था। इसके अलावा बड़ी वेब्स और बड़ी चीज़ें होती हैं, आपको पता है सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो वहाँ से जो चीज़ें हो रही थी, ऑनलाइन लोग बिजनेस कर रहे थे ऑनलाइन, वो सारे का सारा नेट जैसे ही बिठा दिया उसका भट्टा, वो सारे का सारा नीचे गिरता जा रहा है और आगे मजीद सख्तियाँ होने जा रही हैं, जिससे जो रही सही कसर है वो भी मेरा ख्याल आपकी ख़त्म हो जाएगी। और इस पर भी फोकस अभी नहीं किया जाएगा, बिल्कुल इसे जितना बर्बाद किया जा सका इसे किया जाएगा, क्योंकि आप प्रायोरिटी नहीं हो, प्रायोरिटी कोई और चीज़ है। और इसके अलावा मैं आप ऐसे अगर गिनता चला जाऊँ ना तो बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं कि जिनमें फिर नाम लेता जाऊँ तो ये सारी की सारी बर्बाद होती जा रही है। प्रायोरिटीज़ फिर क्या है? प्रायोरिटीज़ क्या है? प्रायोरिटीज़ है कि आसिफ अली जरदारी साहब मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मुलाकात? क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। उन्हें कच्चे के मसाइल, बलोचिस्तान के मसाइल, सिंध की गुर्बत, महंगाई, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उनकी वो प्रायोरिटी नहीं है। उनकी प्रायोरिटी है मौलाना फजल रहमान से किसी तरीके से हमें वोट मिल जाए। मुस्लिम लीग नून की क्या प्रायोरिटी है कि किसी भी तरह पर हम इस्लामाबाद के अंदर हमने इलेक्शन नहीं होने देना, बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने देने, उसको रोकना है, चाहे स्टे लेना पड़े, चाहे कोई प्रोपोगेंडा करना पड़े, चाहे अल्लाह माफ़ करे दहशतगर्दी करवानी पड़े। अच्छा, ये मुस्लिम लीग नून और दहशतगर्दी जो है ना, ये इनका आपस में गठजोड़ है, ये जॉइंट वेंचर है। जैसे वो कहते थे ना कि दहशतगर्दी और करप्शन का गठजोड़ है, ये करप्शन और दहशतगर्दी यही दो हैं। ये जब भी इनकी हुकूमत आई है, जब भी पावर में आए हैं, खाइए पंजाब में हो या मरकज़ में हो, दहशतगर्दी ज़रूर होती है। आप पीछे उठा कर देख लें इनकी तारीख, मुशर्रफ के जाने के बाद से लेकर इन्होंने क्या किया। इमरान खान के दौर में आकर थोड़ी दहशतगर्दी की कमर टूटी क्योंकि ये कहीं भी नहीं थे। ये जैसे ही दोबारा वापस आए दहशतगर्दी फिर से आ गई। तो ये इनका आपस में गठजोड़ है नून लीग का और दहशतगर्दी का, तो ये ख़त्म नहीं होने देते दहशतगर्दी। तो अब इस्लामाबाद के इलेक्शन को रोकने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन ना हो, क्योंकि इलेक्शन होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ रेड जोन तक महदूद हो जाएंगे, उसके बाद बाहर इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इस तरह सफाई फेरेगी इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रायोरिटी क्या है, इदारों की प्रायोरिटी क्या है? किसी तरीके से
हमारी अदलिया जो है वो ये चाह रही है कि अदलिया का मैं सारी का नाम नहीं ले रहा, अदलिया में जो चाह रहे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि फायज़ ईसा साहब को किसी तरह एक्सटेंशन मिल जाए, जिसके बज़ाहिर बहरहाल चांस नज़र नहीं आ रहे। आज की भी अपडेट ये है, इस पर भी मैं चूँकि इस पर और बड़े लोग वीडियोज़ बनाते रहते हैं, वो आप सुनते रहते होंगे, इस पर मैं नहीं काम करता ज़्यादा, तो उसकी भी आप तकरीबन ये चांसेस नज़र आ रहे हैं कि उनको आगे एक्सटेंशन नहीं मिलने वाली। लेकिन जोर किस बात पर दिया जा रहा है कि किसी तरीके से एक्सटेंशन मिल जाए, किसी तरीके से फौज को बदनाम कर दिया जाए, किसी तरीके से अदलिया चाह रही है, अदालत चाह रही है कि हमें एक्सटेंशन मिल जाए, हमारे जो अपने पालतू हैं हम उनको मजीद पावरफुल कर सकें। हुकूमत चाह रही है कि हमारी जो हुकूमत है उसका दायरा कार और कमज़ोर ना हो, नीचे न चला जाए, दूसरे लोगों को तीसरे लोगों से वोट चाहिए होता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब पर तो पता नहीं अब ट्रस्ट किया जाए या ना किया जाए, मुझे तो ये समझ भी नहीं आती। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका था जब ये ताज़ा इनकलाबी बन रहे थे, तो मैंने तब भी कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान पर एतमाद ना कीजिएगा, इनका कोई भरोसा नहीं है। इन्हें जब भी कोई ऑफर दी जाएगी, और वो ऑफर के बारे में अब बातें भी हो रही हैं कि उन्होंने क्या डिमांड कर लिया है, लेकिन चूंकि उस पर भी मैं बता रहा हूँ कि वीडियो बन रही है, अगर ना आई तो मैं यकीनन कर दूंगा, वो इन्फॉर्मेशन आप तक आ जाती है। मेरा टॉपिक नौजवान है आज का, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं पर भी आप प्रायोरिटी में शामिल ही नहीं है, प्रायोरिटीज़ कुछ और है। तस्वीर पाकिस्तान की जो इस वक्त है वो कुछ और दिखा रही है। अगर यही सूरत हाल चलती रहे तो अगले 10-12 साल तक तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तब तक नौजवान बूढ़ा हो जाएगा, आपकी हड्डियों में जान नहीं रहेगी। हम आज 35-40 के जो हो गए हैं वो 50-55 पे चले जाएंगे, तो फिर क्या फ़ायदा है। तो उस वक्त इससे बेहतर यही है कि आप बेहतरीन मौका है इस वक्त, आप जिस तरह पाकिस्तान के अंदर से 16 लाख नौजवान, बल्कि 16.5 लाख नौजवान इस वक्त ट्रैवल कर चुका है, हिजरत कर चुका है, पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और सारे यही करते जा रहे हैं। उसका अल्टीमेटली फ़ायदा भी होगा, पाकिस्तान को पैसे भी आएंगे, लेकिन बहरहाल यूथ पाकिस्तान से निकल जाएगी। एक तो ये, दूसरा एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन पे वो जिस तरह मेरे एक दोस्त है वो लतीफ़ा सुनाता है कि मौलवी साहब जिहाद तुसी जाना को नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ हलवे में आके बम किसने रखना कोई नहीं। तो वो सूरत हाल है कि फिर या तो अगर आप इनकलाबी रूहें हैं तो आप इतना मैसिव एहतजाज करें, आप सड़कों पर निकल आएँ, अपने हुकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपने लिए, अपने इदारों को मजबूत करने के लिए, अपनी पसंद की गवर्नमेंट के लिए, और महंगाई के खिलाफ, बेरोज़गारी के खिलाफ, इस जुल्मत के अज़ियत के खिलाफ, इसके खिलाफ आप एक गैर मुसल्लह एहतजाज करें, रियल डेमोक्रेसी के लिए एक एहतजाज करें, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक्चुअल अवाम की हुकूमत जो वो कायम हो सके। उसके लिए आपको 100, 200, 1000, लाख, 1.5 लाख, 5, 10 लाख ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, करोड़ों की तादाद में नौजवानों को सड़कों पर आना पड़ेगा। अगर इतनी आप में हिम्मत है, अगर इतना हौसला रखते हैं, इसके लिए अगर आप तैयार हैं, तो आप अगर ये काम कर लें तो फिर आप समझ लें कि आपको कहीं पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये इतना मुश्किल रास्ता है कि शायद हम अभी तक इसके लिए तैयार नहीं हैं। अभी तक हम आपस में एक दूसरे के गले काट रहे हैं, अभी तक का हम ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों निकलूँ, मेरी बारी आएगी तो मैं निकलूँगा। तो अभी तक तो ये सूरत हाल चल रही है। बहरहाल जो भी उस मुल्क के लिए बेहतर हो, नौजवानों के लिए मेरे दो ही ऑप्शंस थी जो मुझे ज़हन में आती थी। अगर आप इत्तफाक ना करें तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हामी नासिर हो। सलाम।